आप सुन रहे हैं वरिष्ठ कथाकार वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी काफिला साथ और सफ़र तन्हा धारावाहिक रूप से। आज सुनिए उसका अगला भाग 2। ये समय है 80 का दशक, अर्थात 80 से 90 के बीच में। कॉफ़ी हाउस के दूसरे बैठकीय श्री देश अनुरागी। अब आगे सुनिए। आपातकाल के उस दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजरकर मुल्क अपनी धूल धंकार झाड़ अब पुनः उबरने की कोशिश कर रहा था। कॉफ़ी हाउस की रौनकें व गतिविधियां जो इस दौरान धूमिल पड़ चुकी थीं पुनः ताज़ा हो रही थीं। वामपंथी कवि देश अनुरागी कॉफ़ी हाउस के नियमित लोकप्रिय और जिंदादिल लोगों में गिने जाते थे। यायावरी प्रवृत्ति, मूलतः बिहार के, निखालिस कम्युनिस्ट विचारधारा के क्रांतिकारी, सुलगती हुई कविताएं लिखने वाले जन चहेते कवि, दुबले पतले, मंझला कद, पक्का रंग, कम और सफ़ेद बाल, मोटे गिलास से चमकती हुई विद्रोह से भरी आंखें, खद्दर का कुर्ता पाजामा, कंधे पर लटका खादी का झोला, रबर की चप्पलें, चे ग्वावारा के अंधभक्त। कहीं से चे का एक पोस्टर लाकर कॉफ़ी हाउस के कोने में टांग दिया था उन्होंने। कहते थे, ये शख्स मेरे हौसलों के लिए ऑक्सीजन है। इस शहर में फ़िलहाल कॉफ़ी हाउस ही उनका पुख्ता ठिकाना था। यहाँ तक कि वो दूसरे शहरों में रहने वाले अपने अजीज़ों को पता भी यहीं का देते। जब वो ठठा कर हंसने लगता तो लगता था कि किसी खास बात पर नहीं बल्कि पूरी कायनात पर हंस रहे हों। उनकी कुछ अदाएँ भी माशाअल्लाह बड़ी दिलफेक थीं। कुछ देर वो कॉफ़ी हाउस के मुख्य द्वार पर खड़े हो कटीली मुस्कुराहट के साथ चारों ओर रहस्यमयी नज़रें गड़ा यूं देखते जैसे पहली दफ़े ही तशरीफ़ लाए हों, और फिर मुस्कुराते हुए अपने नियत जगह जाकर बैठ जाते। जात पात पर उनका यकीन शून्य था, लेकिन उनके हाव भाव, संकल्प से भरी विद्रोही आँखों की चमक, ठसक और आवाज़ क्षत्रियों के गुण धर्म से मेल खाती थी। रौबीली खूबसूरत कम्युनिस्ट बंगाली बीवी जो उनकी 2 होनहार बेटियों के साथ कलकत्ते में रहती थी और जिनसे उनका प्रेम विवाह हुआ था, अब वो प्रेम पटरी से उतर चुका था, ऐसा लोग कहते थे। ऐसा भी कि इस फक्कड़ कवि की किस्मत में सुख है ही नहीं, वरना सुंदर व कम्युनिस्ट विचारधारा की पत्नी और 2 लायक बेटियां फिर भी मारे मारे घूमना। बातों बातों में पत्नी की तारीफ करते हुए खुद ही खुलासा करते कि फंस गई बेचारी हमारे साथ, वरना उसकी राजनीतिक समझ हमसे भी कई हाथ आगे है। ज्योति वासु उसे बहुत मानते हैं, बैठकों सभाओं में वह उनके साथ ही जाती है। पश्चिम बंगाल महिला वाम मोर्चा की अध्यक्ष भी है। देश अनुरागी साहब की फितरत कुछ जुदा ठहरी, उन्हें दर दर भटकना भाता। वे फक्कड़ी में ही खुश रहते, जो मिल जाए खा लें, जहाँ मिल जाए सो लें, भला के मनमौजी और आवारा। पिछले 2 सालों से उनका ठिकाना भोपाल ही था, उसमें भी आधा समय इस कॉफ़ी हाउस में बीतता। उनका भोपाल में रहने का फ़िलहाल कोई निश्चित पता नहीं था। अपने कॉमरेड मित्रों प्रशंसकों के यहाँ या उनके रहमो करम से प्राप्त हुए ठिकानों पर वो रह लेते। दुस्साहस, मनमौजी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भला के आवारा और मनमौजी। बीच बीच में पत्रकारिता या किसी प्रकाशन गृह में नौकरी उनके प्रशंसक दिलवा देते, जहाँ से वो 1 माह के भीतर लड़ झगड़ कर भाग जाते। कभी कभी कॉफ़ी हाउस में उनसे आधी उम्र की एक दुबली पतली सांवली सी लड़की भी उनके साथ या उनके बाद आती। तब वो दोनों कोने की सीट पर बैठते और घंटों बतियाते रहते। यूँ तो कई महत्वाकांक्षी युवतियों के बौद्धिक व वैचारिक प्रशिक्षक थे वो, लेकिन इस कन्या पर उनका विशेष स्नेह था। वो सीधी सादी सी दिखने वाली कस्बाई और नौकरीशुदा लड़की, जिसका नाम सविता रानी था, उनके विस्फोटक कवित्व व लीक से अलग व्यक्तित्व पर जानिसार थी। उन पर सब कुछ लुटा देने की हद तक मुरीद। वहाँ खाने पीने का बिल भी वही देती। वो दोनों दीन दुनिया से बेखबर कुन्ने की सीट पर बैठे बहुत धीरे धीरे और लंबी बातें करते। कभी सविता रानी मुंह पर दुपट्टा लगाए और कॉमरेड बिंदास ठाकों से बेतहाशा हंसते। कभी वो सुबकती हुई अपनी प्रियतमा के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाते दिखाई देते। जिस दिन उनकी दोस्त नहीं आती, वो अपने अन्य साहित्यिक मित्रों जैसे मनमोहन त्रिपाठी, रमाकांत मिश्रा, अनुभव जोशी, एजाज सिद्दीकी, हबीब साहब आदि के साथ बैठते। लंबी लंबी बहसें चर्चाएं होती। उनका साहित्यिक व राजनैतिक ज्ञान अद्भुत था। मशहूर विद्रोही कवि से इतर न जाने उनके इस अति साधारण व्यक्तित्व में
कौन सा चुंबक था कि कॉलेजी छात्र छात्राएं उन्हें घेरे रहते। उनकी कविताएं और लच्छेदार बातें मंत्रमुग्ध होकर सुनते और धन्य हो जाते। कई पीएचडी रत छात्राओं के वो दिशा निर्देशक भी थे। अपने हम उम्रों के बजाय उनकी नौजवानों से ज़्यादा पटरी बैठती। वे कहते, देश को यही तो चलाएंगे बल्कि बचाएंगे। उनके इस स्नेहिल मेल मिलाप का एक निश्चित ठिकाना यही कॉफ़ी हाउस था। उस दिन तो गजब ही हो गया। शाम का वक्त था। कॉफ़ी हाउस की रौनक अपने यौवन पर थी। अनुरागी जी अपने हम उम्रों के साथ गप्पे कर रहे थे। निकट की कुर्सी पर उनके आत्मीय मित्र सविता रानी उनकी बातों पर सम्मोहित व बलिहारी सी उन्हें एकटक निहार रही थीं कि तभी कुछ नौजवान लड़के लड़कियां दंदनाते हुए कॉफ़ी हाउस में प्रविष्ट हुए और सीधे जाकर खाली मेज पर बैठ गए। उनके चेहरे तमतमाए हुए थे। अरे कॉमरेड, क्या हुआ बच्चे? काफ़ी उद्विग्न दिखाई दे रहे हो। अनुरागी जी ने उसी चिर परिचित आत्मीयता से मुस्कुराते हुए वहीं बैठे बैठे पूछा। एक युवक उठकर उनके पास आया, उनके सांकेतिक चरण स्पर्श कर बोला, सर क्या होगा इस देश का पता नहीं। देख लेना वो दिन दूर नहीं जब हम एक और बार इमरजेंसी के पंजों में दबोचे गए होंगे। उसके नथुने गुस्से में फड़क रहे थे। अरे अरे, ऐसा क्या हो गया भाई? श्रीमान वो सब बैठे हैं, उन्हें काफ़ी दीजिएगा पहले तो। अनुरागी जी ने बैरे से कहा। हाँ, अब मसला कहो। मसला ये था कि सफदर हाशमी की बरसी एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को रविंद्र भवन में मनाई गई थी, जिसमें प्रदेश भर के वामपंथी नेता, लेखक, विचारक, नाटककार सब एकत्रित हुए थे। ये वामपंथी छात्र छात्राएं इस आयोजन के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उन्हीं का नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल में व्यस्त थे। नाटक के उपरांत शोक सभा हुई। उस शोक सभा को संबोधित करने के लिए संस्कृति विभाग के सचिव को बुलाया गया था और उन्होंने अपने शोक भाषण में जमकर हत्यारों को कोसा था। विरोधियों की आपत्ति थी कि इस हत्यारी सरकार की गोद में बैठे ये अफसर घड़ियाली आंसुओं से अपने दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है सब जानते हैं। ये सफदर हाशमी जैसे क्रांतिकारी और ईमानदार लेखक रंगकर्मी का सरासर अपमान है जो हम नहीं सहेंगे। जिस सरकार के हाथ सफदर के खून से रंगे हुए हैं, उन्हीं से शोक सभा में शोक भाषण पढ़वाना इसे एक षड्यंत्र ही नहीं बल्कि तथाकथित वामपंथियों की दोगली और लाभ हासिल करने वाली नीतियों के तहत देखा जाना चाहिए। कॉमरेड अनुरागी ने अंगारों में घासलेट छिड़क दिया। इस दोगली सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आग भभक उठी। ठीक है, कल यहीं पर इसी समय हम एक असहमत प्रस्ताव पर विचार करेंगे, सबको बुला लो। अनुरागी जी ने फतवे के अंदाज में कहा। कॉमरेड देश अनुरागी की विद्रोही आंखों की चमक कुछ ज़्यादा पैनी हो गई थी और फिर मौन जुलूस, धरना, ज्ञापन, बैठकें, काले झंडे, गिरफ्तारियां। कम से कम 2 हफ्ते यही प्रकरण अखबारों की हेडलाइन बना रहा। कॉफ़ी हाउस में इस विषय पर हुई बैठकों और योजनाओं की तस्वीरें भी अखबारों में छपीं। एक बार फिर रोशनपुरा ये कॉफ़ी हाउस शहर भर की चर्चाओं के केंद्र में रहा। उसके कुछ दिनों तक ये उन असंतुष्ट वाम आंदोलनकारियों की छावनी बना रहा। अनुरागी जी की घनिष्ठ मित्र सविता रानी ने भी नौकरी से छुट्टी लेकर इस आंदोलन में मनोयोग से हिस्सा लिया और अनुरागी जी का साया बनकर डोलती रही। शनय शनय स्थितियां सामान्य होने लगीं। शहर भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्यिक गतिविधियों व छुटपुट घटनाओं का दौर फिर सर्वोपरि हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है 90 के दशक से। कॉफ़ी हाउस के तीसरे बैठकीय अब्दुल जब्बार खां। कॉफ़ी हाउस के दिन की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। रिसेप्शन की दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी ने अभी अभी 2 बजाए थे। रोज़ के ग्राहकों से कॉफ़ी हाउस की कुर्सियां भरने लगी थीं, यानी शाम की रौनकें शुरू होने का वक्त। गौर वर्ण, लंबे गहरे शरीर के, छाती तक लहराती झक सफ़ेद दाढ़ी, उत्साह से लबरेज चमकती आँखें, ज़िंदगी को शौक़ की तरह जीने वाले जब्बार साहब चौकड़ी की ढीली ढाली कमीज़ और सफ़ेद अलीगढ़ी पैजामा पहने मुंह में पान की गिलौरी दबाए आकर अपनी निर्धारित कुर्सी पर भरपूर हक के साथ विराज गए थे। खान साहब ने काले रंग की छतरी को बंद किया, जिसे खुला अपनी मेज़ तक लाना उनकी आदतों में शुमार हो गया था। छाता उनकी पहचान बन गया था। जहाँ जब्बार साहब, छाता उनके संग संग, हर वक्त एक बच्चे की तरह कभी कंधे कभी पीठ पर लदा इतराता। मौसम बेशक कितना ही लुभावना क्यों ना हो, लेकिन छाते से उनकी पुरानी यारी कभी न टूटती।
खान साहब, ये छाते को छाती से काहे चिपकाए फिरते हैं आप? दोस्त मस्खरी करते। हर तर्क की तरह उनके पास छाते से इस कदर मोहब्बत का तर्क ये था कि मुए मौसम के मिजाज का क्या भरोसा। बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके आगे शुरू होता युगों बनाम पीढ़ियों का तुलनात्मक विवेचन विश्लेषण। उनकी खरज वाली दमदार आवाज़ का रुतबा माशाअल्लाह ऐसा कि जब वो बोलें तो आजू बाजू की टेबलों पर बैठे लोग खामोश रहने में ही गनीमत समझें। निखालिस भोपाली ज़बान में वो शुरू हो जाते। अमा खान, कैसा ज़माना आ गया है आजकल, किफ़ायत और हिफाजत ये दो लफ्ज़ बड़े ज़रूरी हो गए हैं मियाँ। वो बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए चारों ओर देखते, अपनी दबंग आवाज़ में आज के टॉपिक की शुरुआत करते, मानो कोई मदारी डुगडुगी बजाकर साहिबान कदरदान कहकर अपने तमाशबीनों को इकट्ठा कर रहा हो। उन्हें मजमा जोड़ने का भारी शौक ही नहीं, इसमें महारत भी हासिल थी। गज़ब के किस्सा को मियाँ अपने बचपने में हम बच्चे कमबख्त छाते का मतलब तलक नहीं जानते थे। वो ये वाक्य ऐसे कहते जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा हो। अरे तो मियाँ, उस बखत बारिश होने का रिवाज नहीं था क्या धरती पर? उनके हम उम्र और खासम खास बीके बाबू, जो भोपाल के सीनियर और उम्रदराज पत्रकार थे, उन्हें छेड़ते। लाहौल विला कुव्वत, कैसी बात करते हैं जनाब, ये तो नेचर का सर्कल है भाई। खैर माफ़ कीजिएगा बरखुरदार, आपने तो गुफ्तगू का सिलसिला ही ब्रेक कर दिया। वो शिकायती लहजे में बड़ी ही शाइस्तगी से कहते ही, पर वो ज़रा ज़्यादा जोर देते। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे वालिदैन को हम 12 बच्चों की सेहत की ज़रा भी परवाह नहीं रहती थी। ना आज की तरह लजीज सेहतमंद खाने, एक से एक खेल खिलौने, कपड़े लत्ते लिए उनकी चिरौरी करते हुए उनके आगे पीछे फिरते। नई कौम के चश्मे नूर तो कमबख्त हफ्ते तक पौटीदान में हैं। अरे खां साहब, आप अपने बचपन की बात कर रहे थे, कोई आवाज़ उन्हें बीच में टोक देती। हाँ हाँ बरखुरदार, दुरुस्त कह रहे हो। वो फिर शुरू। हाँ तो जनाब, हम बारिश में छत्ता बरसाती तो कौन पूछे और भी नकधड़ंग होकर दरिया के जानिम भाग जाया करते। खूब उछल उछल कर बारिशों में नहाते, पानी से भरे गड्ढों में छपाक छपाक कूदते, एक दूसरे के पीछे दौड़ते भागते, कागज़ की कश्तियाँ बहाते, बारिशी मखमली लाल गुड़िया से खेलते, उसको डिबिया में जमा करते। वल्लाह, गज़ब की बारिशें होती होंगी खान साहब। पुरखुलूस मौसम और सुर्ख लाल मखमली गुड़िया से खेलना सुनकर ही सुरूर आ गया कसम से। दोस्त मिठाई लाल ने फिर चुटकी ली। जमकर ठहाके की आवाज़ आती। ऐसा है मिठाई लाल, वो पुराने चौक में मसालों की दुकान पर बैठे बैठे पादने के अलावा तुमने ज़िंदगी में कोई और काम तो किया नहीं, सो दिमाग में फितूर भरा है तुम्हारे, समझे? अरे खां साहब, आप किस बेवकूफ़ के मजाक का बुरा मान रहे हैं? हाँ तो बताइए, फिर बारिश में क्या होता था? कोई और मित्र उन्हें उकसाता। रहने दीजिए मियाँ, अब मूड खराब हो गया हमारा। खान साहब रूठ जाते। बमुश्किल आसपास के लोग उन्हें मनाते, तब फिर वो शुरू करते। हाँ तो बताइए, हम कहाँ थे? खां साहब, अपने लड़कपन में आप बारिशों में खूब भीगते थे, नंगे पुतंगे भागते दौड़ते और बस बस मियाँ, रहने दीजिए, याद आया, गालिबन लौटने पर थे। जी हाँ खान साहब। हाँ तो भीज भांज कर खूब लस्त पस्त होकर घर लौटते। परी बाजार के नुक्कड़ से ही पकौड़ों की खुशबुएं उड़ने लगती, हमारी भूख और भड़क उठती। हम उस जानमार खुशबुओं का मुहाना तलाशते और मियाँ पता चलता कि वो तो हमारे गरीब खाने से ही निकल रही हैं। हो, बस फिर क्या, हम दोस्तों समेत टूट पड़ते हरी लाल चटनी की उन रकाबियों, गर्मा गर्म धुआं निकलते पकौड़ों कबाबों की तश्तरियों पर। अम्मी आजी और लाकर रखती जाती, हम खाते जाते, तश्तरियों की तश्तरियाँ उड़ा जाते, और फिर जो थक कर तान कर सोते तो क्या बतावें जनाब, क्या बेफिक्र बिंदास नींद होती थी वो। एक दफ़े की बात है, बस किस्से में से दूसरा किस्सा। वो किस्सों के जंगल में भटक जाते, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसी से बिंधा चौथा, पांचवा, ना जाने कितने किस्सों की लड़ाई। लेकिन उनकी ये किस्सा गोई इस कदर दिलकश थी कि दोस्त तो दोस्त, वहाँ से गुजरता हुआ हर शख्स ठहर कर उनके किस्सों के फंदों में उलझ जाता। पैरे अपना काम रोक कर उन्हें सुनने लगते। कितनी कहानियाँ उन्हें रटी पड़ी थीं जो वो कॉफ़ी हाउस में ऐसे सुनाते जैसे उसके जहन में वो सब ठसाठस भरी हैं और जिन्हें निकाल कर वो खाली हो जाना चाहते हैं।
वो ऐसी तस्वीरें खींच कर रखते, लगता हम 20वीं सदी के आखिरी दहलीज पर नहीं बल्कि 19वीं सदी के ही किसी झाड़ पर अटके हुए हैं। इसी बीच कॉफ़ी हाउस के कितने श्रोता खा पी कर अपने अपने ठिकानों पर जा चुके होते, कितने नए आते। कॉफ़ी हाउस की आवाजाही मुस्तकिल रहती। जब्बार साहब और उनके हम उम्र 2-4 दोस्त वहीं बैठ गप सड़ाके में अब भी लीन होते। जब्बार साहब के हम उम्र मिठाई लाल के 4 बेटे जब से उनकी गद्दी पर बैठने लायक हुए थे, तब से वो बेफिक्र और आवारागर्द हो गए थे। कॉफ़ी हाउस उनकी ज़ुबान पर चढ़ गया था। खूब मोटे पेट वाले और खाने पीने के ज़बरदस्त शौकीन सेठ मिठाई लाल, भला के कंजूस। बातों से ज़्यादा उन्हें लजीज मद्रासी खाने में मज़ा आता। वो प्लेटों पर प्लेटें उड़ाते रहते, लेकिन किसी और को अपने पैसे से नहीं खिलाते। कभी कभार जब्बार साहब की नीयत भी डोल जाती, गर्मा गर्म सांभर की खुशबू और करकरे डोसे की। कुछ देर वो बातचीत की रफ्तार कम करके कनखियों से मिठाई लाल की प्लेट को ताका करते, मौका पाकर घूर भी लेते। जब नीयत बला की बेकाबू हो जाती तो वहीं से आदेश देते। बिल्लू मियाँ अर्थात बैरा बाल कृष्ण पिल्लई को वे इसी नाम से पुकारते थे, ज़रा हमारे लिए भी एक कड़क डोसा लाना बेटा, और सुनो, हमारे महीने के जमा से ना काटिएगा खां, इसका भुगतान हम अभी कर रहे हैं, कहकर वो अपनी शेरवानी की जेब से एक खूब प्राचीन कालीन भदरंग जर्जर हो चुका तनी वाला बटुआ निकालते। उसमें मुड़े मुड़ाए नोटों को निकाल कर थूक उंगलियों में लगा कर गिनते और बैरे की प्लेट में रख देते। रुपए रखते हुए उन्हें ऐसी गमगीन नज़रों से देखते गोया ये नोट नहीं उनके चश्मे नूर हों, जिन्हें उन्हें किसी गैर को सौंप रहे हैं। बटुआ वापस जेब में रखते हुए लंबी सांस खींचकर कहते, या खुदा, इसे आज से 50 बरस पहले जब हम 12-15 के रहे होंगे, दोस्तों के संग इस तमे के मेले में ख़रीदा था मियाँ। ईरान का है, वो बड़े गर्व से कहते। अरे अच्छा, मिठाई लाल उन्हें छेड़ते, हमें तो लगा मियाँ कहीं भूरे पे पड़ा मिला था, शक्लो सूरत से तो ऐसा ही लग रहा है। इस पर जब्बार साहब भड़क जाते। लग तो मियाँ हमें भी आप किसी चिड़ियाघर के भागे भुक्कड़ हाथी रहे हो। ऐसी नोक झोंक उनमें अक्सर हाथ चला करती। जब्बार साहब बीच बीच में कॉफ़ी हाउस की खिड़की के पीले किनारे के सुर्ख हरे पर्दे से बाहर झांक कर देखा करते। करीबी दोस्त बी के राजू मजाक करते, क्यों मियाँ, शाही झरोखे में से हुए क्या किसी हूर के दीदार? हो तो हमें भी दिखा दीजिएगा मियाँ। माना कि आपके जैसे हसीन नहीं, बस ज़रा दीदों को ही ठंडक मिल जाए। जब्बार साहब झेप जाते और खूब जमकर ठहाका लगाते। उनके गोरे चेहरे पर ललाई आ जाती। वो शर्माते हुए और भी खूबसूरत लगते। अरे मियाँ, हमें हूरों की क्या ज़रूरत किबला, हमारी तो माशाअल्लाह बीवी ही इतनी खूबसूरत हैं, इस उम्र में भी कि हाथ लगाओ तो कमबख्त मैली हो जाती हैं। इसीलिए तो अभी भी उनका पर्दा नहीं छुड़ाए हैं हमने। क्या भरोसा, तुम जैसे लफंगे मजनू गली चौराहे हांडते जो रहते हो। बीके बाबू लोहार के एक बार पर ही धराशायी हो जाते और हा हा करके झेप मिटाते हुए बगले झांकने लगते। दरअसल जब्बार मियाँ खिड़की में से बाहर मौसम का मिजाज और दिन की चढ़ाहट देखते थे। वो धूप ढल जाने का इंतज़ार करते। बारिश का मौसम होता तो कॉफ़ी हाउस से ज़रा जल्दी निकल जाते। जहांगीराबाद यानी घर जाने की बस पकड़ने से पहले वो एक दफ़ा टॉप एंड टाउन के आइसक्रीम पार्लर के सामने वाली भोपाल की सबसे पुरानी और नामी पान की दुकान बनारसी पान भंडार पर 120 का पान जरूर दबाते। थोड़ी देर पान लगाते, उस नौजवान जिसे वो पहलवान कहते थे से चुहलबाजियाँ करते और सड़क के उस पार बस स्टॉप पर खड़े या बैठ जाते। वहाँ से जहांगीराबाद की 22 नंबर बस निकलती थी। ये क्रम बेनागा निर्विघ्न जारी था, जो किसी प्राकृतिक या राजनीतिक मौसम का मोहताज नहीं था। कॉफ़ी हाउस का नशा उनकी नौकरी के समय से शुरू हुआ। तब वो यहीं पास में नॉर्थ टीटी नगर के सरकारी मकान में रहा करते थे। सड़क के उस पार पंचानन की इमारत, जिसमें तमाम सरकारी ऑफिस हुआ करते थे, उन्हीं में से सिंचाई विभाग में डिप्टी मैनेजर थे वो। ठीक सामने कॉफ़ी हाउस, लिहाजा लंच के वक्त वो 1-2 दोस्तों के साथ यहीं चले जाते। शहर भर के पत्रकारों बुद्धिजीवियों का जमावड़ा होता यहाँ। दुनिया भर की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों पर खूब चर्चा होती। बिंदास उत्साही स्वभाव के जब्बार साहब को ड्रामा करने का कीड़ा भी यहीं काटा। वो अपनी अधेड़ अवस्था तक माशाअल्लाह खूब ऊंचे पूरे और भरे डील डॉल के दिखनौट मर्द हुआ करते थे। हुआ ये
कि एक दिन जब वो रविवार को यहीं दोस्तों के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे, उनकी नज़र कोने में पड़ी टेबल पर नहीं थी, जहाँ एक शख्स उन्हें सिगरेट के छल्ले बनाता हुआ निरंतर घूरे जा रहा था। वो अकेला था और उसके हाथ में कॉफ़ी का कप। तभी दक्षिण भारतीय बहरे बालू ने जब्बार साहब से कहा, अंकल, आपको वो अंकल बुलाता है। जब्बार साहब ने बातचीत की लड़ तोड़कर उनकी ओर देखा। वो बुजुर्ग शख्स अब भी उन्हें देख रहे थे। चमकती पेशानी, अनुभवी आंखें, आसमानी सफारी सूट। उन्होंने अपनी दोनों उंगलियों के बीच सिगरेट फंसा रखी थी और दूसरी हाथ में चाय का मग। मुझे याद किया आपने? जब्बार साहब ने वहीं बैठे बैठे पूछा। जी, यदि थोड़ा वक्त निकाल सकें जनाब। जब्बार साहब अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आए। जी फरमाइए, तशरीफ़ रखिए, उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा। जब्बार साहब बैठ गए। अरे भाई, एक कप कॉफ़ी और लाना, कुछ खाओगे? उन्होंने बहुत आत्मीयता से पूछा। नहीं बस शुक्रिया, जब्बार साहब ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल जब्बार खान। मेरा नाम मोहम्मद कुरैशी है। आप खाली कुरैशी भी कह सकते हैं। नाम काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या आप वही कुरैशी साहब हैं, ड्रामा के मशहूर आर्टिस्ट? मशहूर तो पता नहीं, हाँ, लेकिन लगता है आप सही जगह पहुँचे हैं। अब हमें अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वक्त बर्बाद होने से बच गया। कुरैशी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। वल्लाह, हमारी खुशनसीबी है कुरैशी साहब कि आप जैसे भोपाल की मशहूर शख्सियत से इस वक्त हम रूबरू हैं। हमने टैगोर हॉल में आपके डायरेक्शन में कई एक ड्रामे देखे हैं। चलिए, अब और रास्ता साफ हो गया बरखुरदार। लेकिन हम आपका मकसद समझे नहीं। कुरैशी साहब कुछ देर सिगरेट के सिरे की आखिरी सुलग को गौर से देखते रहे और फिर उन्होंने उसे सामने रखी एशट्रे में झाड़ दिया। ड्रामा करोगे? उन्होंने अपनी भारी और सधी हुई आवाज़ में कहा। जी? जब्बार साहब को एकाएक यकीन ही नहीं हुआ अपने कानों पर। एक नाटक करवा रहे हैं, बीवियों का मदरसा, मज़ाहिया प्ले है। ये तो आप शायद जानते ही होंगे कि मज़ाहिया नाटक संजीदा नाटकों से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बेशक, लेकिन जनाब, हमने नाटक देखे तो बहुतेरे हैं, शौक़ भी खूब रखते हैं, बाकी खेला कभी नहीं, सो थोड़ी हिचक सी है। आप खिला ले जाइएगा तो हमें कोई गुरेज नहीं। भाईजान, पहली बार किए गए काम में हर आदमी नया ही होता है। आखिर नए हुए बिना पुराने कैसे हो सकते हो? दरअसल इसमें एक किरदार है, उसके लिए आप हमें काफ़ी सूटेबल लग रहे हैं। बिल्कुल आपकी कदकाठी और लहजे की दरकार है जनाब। और तब जब्बार साहब ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा दर्शक की कुर्सी से उठकर मंच पर खुद नाटक करने का स्वाद चखा। अल्लाह, क्या नज़ारे थे! छोटे छोटे बच्चे, बुरखों में लिपटी महिलाएं, मर्द, बूढ़े, जवान, कम से कम आधा पुराना भोपाल हुजूम की शक्ल में तांगों, टेम्पो, बसों, घरों, गाड़ियों में भरकर बीवियों का मदरसा नाटक देखने टैगोर हॉल की तरफ बाहर चला जा रहा था। यह करिश्मा 3 दिन पहले शहर भर में लगे निखालिस उर्दू नाटक बीवियों का मदरसा, हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाइएगा तो पैसे वापस, लिखे होर्डिंग्स और चिपकी तस्वीरों का था। हॉल दर्शकों से खचाखच भरा था। नाटक के बाद उनके करीबी दोस्तों ने जब्बार साहब को कंधों पर उठा लिया। उन्हें याद है, घर पहुंचने पर हसीना बीवी ने उनकी नज़र उतारी थी। उसके बाद नाटकों का सिलसिला शुरू हो गया। खूब इज्जत मिली, खूब तालियां बटोरी। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट आज भी सन्नाटे भरे मनहूस लम्हों में उनके कानों में गूंजती हैं। ड्रामा, सैर सपाटे, सरकारी मकान, आवारागर्दी, नौकरी, आहिस्ता आहिस्ता सब छूटता चला गया। नहीं छुड़ा पाए तो कॉफ़ी हाउस का जुनून। रिटायर होते ही नॉर्थ टीटी नगर का वो सरकारी मकान उन्हें छोड़ना पड़ा, जहाँ से वो रोज़ घूमते घामते पैदल कॉफ़ी हाउस तक चले आया करते थे। वहाँ से टैगोर हॉल भी करीब ही पड़ता था, जहाँ खुले लॉन में वो ड्रामे की रिहर्सल किया करते थे। अब उनका ठिकाना सुदूर पुराने भोपाल के भरखेड़ी जहांगीराबाद इलाके का उनका वो पुश्तैनी मकान था, जिसमें अब तक उनके चचेरे फुफेरे भाइयों के परिवार एक बड़ी हवेली के भीतर दड़बों जैसे घरों में रहा करते थे। घर में जितने मेंबर उतने मुर्गे मुर्गियाँ, बकरे, तोते, ना जाने क्या क्या। उनका अपना वो घुटा हुआ सा छोटा हिस्सा उनके आने से आबाद तो हो गया, लेकिन वहाँ उनका दम घुटता। छोटी छोटी सकरी गलियाँ, नालियाँ, सूअर, मुर्गियों के कुनबे पूरी गली में बिंदास धमा चौकड़ी मचाए रहते।
कहाँ वो भोपाल के दिल के बगल का खुला हवादार बसेरा और कहाँ ये दोज़ख। बतर्ज हिंदुस्तान भोपाल शहर भी दो हिस्सों में बढ़ चुका था, जो अमूमन दो मज़हबों से पहचाना जाता था। पुराना भोपाल जो अल्पसंख्यकों का इलाका था और नया भोपाल जहाँ हिंदू परिवार बहुतायत में थे। लिहाजा पुराने भोपाल में हिंदू अल्पसंख्यक समझे जाते और नए में मुसलमान। बावजूद इस स्व विभाजन के पुराने भोपाल की संदिग्धता कुछ ज़्यादा रोशन रहती। इसकी भी अपनी वजहें थीं। मसलन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पुरानी बस्तियों के पटाखे फूटना, दिवाली पर पुराने भोपाल के मंदिरों या ईद पर नए भोपाल में स्थित मस्जिदों पर भड़काऊ वारदातें इत्यादि। अब तो पुराने भोपाल के रहवासियों को कर्फ्यू की आदत सी हो गई थी। जब भी कोई बड़ा नेता विवादास्पद बयान देता, आग में घी डाल देता गोया। मन फिर सुलगने और इलाके धधकने लगते। पुलिस बहराई सी धरपकड़ शुरू कर देती, चाहे जब ऐलान हो जाता कि कोई घर के बाहर न निकले। गली नुक्कड़ों पर कोई दो लोग बातें करते दिखे तो फौरन हवालात में। कर्फ्यू के दिनों में शाम को नागरिकों के सौदा सुलभ लाने के लिए 2 घंटे की ढील दी जाती थी। जब्बार साहब इस मोहलत का बेसब्री से इंतज़ार करते। फौरन अपना छाता टांगे पार्क तक टहलावें जरा कहकर सड़क पर आ जाते और ऑटो रिक्शा टांगा और कुछ नहीं तो मियाँ जरा रोशनपुरा तक छोड़ देंगे तो आपके शुक्रगुजार होंगे। गुजारिश कर कार स्कूटर वालों से लिफ्ट ले लेते। लोग उनकी छाती तक लहराती झक सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज करते। हालांकि कर्फ्यू पुराने इलाके में भी ज़्यादातर रहता, इस इलाके में नहीं, लेकिन एहतियात हर जगह बरती जाती। लौटते बखत कोई ना कोई कॉफ़ी हाउसी हिंदू दोस्त उन्हें अपने वाहन पर बिठाकर जहांगीराबाद चौराहे तक छोड़ने चला आता, मजाक में ये कहकर कि खान साहब आपके इलाके में जा तो रहे हैं, लौटने की कोई गारंटी नहीं। बेफिक्र रहिए जनाब, अभी हम इतने मजबूर नहीं हुए हैं कि उम्र से कि दोस्त को एक खरोच भी आने देंगे। अभी भी रगों में हमारे खून ही बहता है, पानी नहीं। इंशाअल्लाह, जब्बार साहब उन्हें भरोसा दिलाते। सच पूछें तो नए शहर से उनका कॉफ़ी हाउस तक का ही ताल्लुक़ था। इससे आगे जाने में उन्हें दहशत सी होती। जहांगीराबाद से रोज़ न्यू मार्केट के कॉफ़ी हाउस आना इतना मुकम्मल था कि बस के बिहारी कंडक्टर ड्राइवर भी उन्हें पहचानते, उनका अदब करते। सवारियों से भरी बस में भी एक आध सवारी को खड़ा कर वो उन बुज़ुर्ग को सीट दिलवाते। जब्बार साहब को बस के उन ड्राइवर और कंडक्टर का नाम नहीं पता था, लेकिन मजहबी और ख़ानदानी मालूमात खूब थीं। कितने बच्चे, कहाँ के रहवासी, कितनी दिक्कतें। वो इंसानियत के हिमायती और जाति धर्म के कट्टर विरोधी थे। उनकी ज़ुबान से निकले हर्फ इस कदर दिलकश होते मानो मोहब्बत की चाशनी से लिपट कर होठों से बाहर आ रहे हैं। कोई दिक्कत पेश आए तो बताइएगा मियाँ। ये खुदा हाफिज़ के बदले प्रयुक्त होने वाला वाक्य था, करीब करीब उनका तकिया कलाम सा। मौजूदा हालातों से दिन भर उदास और थके से दिखने वाले जब्बार साहब कॉफ़ी हाउस में घुसते ही तमाम मज़हब, सियासती यारी दुश्मनी, मंज़र, हालात, परिवार, थकान सब भूल जाते। गोया जिन्हें भूलने का नशा ही उन्हें यहाँ लेवा लाता। वही किस्से, बतौले, गप्पें, तुनक मिजाजी, हंसी ठहाके शुरू। 80 का दशक समूचे भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। हत्याएं, प्रतिशोध, क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत, दुर्घटनाएं, भोपाल गैस कांड, मजहबी और अलगाववादी वारदातें और भी न जाने क्या क्या। न सिर्फ यादगार बल्कि तमाम दुनिया के आधुनिकताओं, विकास, बड़बोलेपन पर भारी। नियति का अंतिम सत्य जिसे वो गाहे बगाहे दोहराती और मनुष्य को चेताती रहती। भोपाल के लिए तो ये दशक शताब्दियों तक न भूलने वाला रहा, लेकिन यही वो दशक भी था जब भोपाल राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक सांस्कृतिक राजधानी बनने के ख्वाब देख रहा था। इस भाग में आप सुन रहे थे 80 के दशक का वर्णन। 90 के दशक का वर्णन सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 3 में।